हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। साथ में रणनीति को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि बिना रणनीति के कितना भी महान योद्धा हो वो युद्ध को नहीं जीत सकता है। और जिस रणनीति के हिसाब से मैं आपको चला रहा हूं ये आपके लिए 100% कारगर सिद्ध होगी। आपको पता है कि हम लोग यूपीएसआई के लिए मूल विधि को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और मूल विधि में अब हम लगभग आईपीसी के अंत की ओर हैं। आईपीसी एक बहुत मेजर एक्ट है जिसको आपको गहनता से पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, वो हम कर भी रहे हैं। इसके बाद सीआरपीसी को मुख्य धाराओं को समझेंगे, इतना विस्तृत अध्ययन की वहाँ पर आवश्यकता नहीं होने वाली है। साथ में हम माइनर एक्ट्स जो डिफरेंट लॉज हैं जिसमें घरेलू हिंसा इत्यादि बहुत सारे अधिनियम हैं उनको भी हम समझेंगे। तो आप धैर्यपूर्वक पढ़ते रहिए तथा साथ में आप देखेंगे कि राम जी की पाठशाला की तरफ से मिलने वाली प्रत्येक वीडियो जो 15 से 20 मिनट की है वो अपने आप में सारगर्भित है तथा आपको संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। और यदि आप हिंदी साहित्य और ये जो आपका मूल विधि चल रहा है और आपको जो संविधान की वीडियो मिलने वाली है, अगर आप इनसे 2 से ढाई घंटा लगाएंगे तो आपका लगभग 75% तक सिलेबस 2 घंटे की प्रतिदिन वीडियो देखने में तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आपको चीजें पसंद आ रही होंगी। वीडियो को शेयर करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, कल्याण हो सके। यही राम जी की पाठशाला की परिपाटी है और इसी चीज पर राम जी की पाठशाला चल रही है। तो अब तक हमने 16 अध्याय को खत्म कर लिया है और आज से 17वां अध्याय जो धारा 378 से लेकर धारा 462 तक विस्तृत है, इसको हम समझेंगे। इस अध्याय का नाम संपत्ति के विरुद्ध अपराध है और इसी अध्याय के अंतर्गत आप चोरी, डकैती, लूट, उद्दापन, रंगदारी इत्यादि इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न आता ही आता है। पिछली बार भी आया था। तो आज का हमारा विषय चोरी है तथा उद्दापन है, जिसको रंगदारी कहते हैं, इंग्लिश में एक्सटोर्शन कहते हैं। आज इनको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे देखिए धारा 378, इसको दिमाग में छाप लेना है। देखो अभी तो मैं आपको सब चीजें बहुत गहनता से पढ़ा रहा हूं, पर जैसे ही पूरा हो जाएगा तो मैं आपको रिवीजन में एक एक धारा याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और जो आप में से सही से पढ़ रहे हैं उनको धारा साथ के साथ याद भी हो रही होंगी। तो धारा 378 कहती है चोरी, यानी कि चोरी के बारे में बोलती है। सीधे आएगा कि चोरी किसमें वर्णित है, तो आप बोलेंगे धारा 378 में चोरी वर्णित है, यानी कि धारा 378 में चोरी की परिभाषा दी गई है। क्या चोरी की परिभाषा है, किसको चोरी माना जाएगा, यह बात बताइए धारा 378 में। और क्या कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति, क्या कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कब्जे वाली जंगम संपत्ति को, यदि कोई व्यक्ति कोई ए व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति जो बी नाम से व्यक्ति है, उस बी व्यक्ति की कब्जे वाली जंगम संपत्ति। अब देखो जंगम संपत्ति में आपको पहले पढ़ा के आया हूं, आप कमेंट सेक्शन में जंगम संपत्ति का सेक्शन लिखेंगे, धारा लिखेंगे। जंगम, देखो 2 चीज होती हैं, एक स्थावर होती है, एक जंगम होती है। स्थावर का मतलब स्थित रहने वाली और जंगम का मतलब चल फिरने वाली। इनके अन्य नाम भी हैं, चल और अचल संपत्ति। तो स्थावर संपत्ति कैसी हुई, अचल संपत्ति हुई। और चल संपत्ति का मतलब कैसा हुआ, जो चल रही है, यानी कि जंगम संपत्ति। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में, यानी किसी व्यक्ति के अधिकार में कोई वस्तु है और वो कैसी है, वो जंगम संपत्ति है, यानी कि चल संपत्ति है। उस वस्तु को, उस संपत्ति को कोई व्यक्ति बेईमानी से लेने के आशय से, यानी कि उसको जो दूसरे के कब्जे में है, जो वस्तु, जो जंगम संपत्ति, जो चल संपत्ति दूसरे के कब्जे में है, उसको बेईमानी से लेने के आशय में, यानी कि उसको लेना चाहता है, पर कैसे लेना चाहता है, बेईमानी से लेना चाहता है। ये नहीं कि पैसे जाके दे दे, ऐसा कुछ उसके मन में विचार नहीं है। उसके मन में विचार है कि मेरे को मिल जाए, बस कैसे भी करके, मतलब कैसे भी, बाई हुक और बाई क्रुक मेरे को ये मिल जाए। वो बेईमानी से लेने का आशय रखता है और बिना अनुमति के क्या करता है फिर, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु या जो जंगम संपत्ति है और जो अधिकार में है उस वस्तु व्यक्ति के, उसको बेईमानी से लेने के आशय के द्वारा बेईमानी से उसको लेना चाहता है और उस व्यक्ति की बिना अनुमति के ले लेता है या ले जाता है या हटा देता है। तीनों का अलग मतलब है। ले लेता है,
ले जाता है, ले लेने का मतलब है उठाया रख लिया, ले जाता है यानी कि अपने साथ ले गया, और यह हटा लेता है मतलब वहां से जगह से ही हटा देता है। हटा देने का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ले लेता है, ले जाता है या हटा लेता है तो इसको चोरी माना जाएगा। एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूं, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जंगम संपत्ति जो उस दूसरे व्यक्ति के अधिकार में है उसको बेईमानी से लेने के आशय से, यानी कि उसकी इंटेंशन कैसी होनी चाहिए कि मेरे को मिल जाए, ये दूसरे आदमी की वस्तु है मेरे को मिल जाए, और उस दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना, यानी कि उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, बिना उसकी अनुमति के क्या करता है, ले जाता है, ले लेता है या हटा देता है। हटा देने का मतलब पृथक करने से है। यहां पे देखो, यहां पे जो जंगम संपत्ति है उसका सेंस तो निकल के आ रहा है चल संपत्ति, परंतु यहां पे अचल संपत्ति भी चल में तब्दील होगी, वो देखना कैसे। तो अब ये उसको क्या माना जाएगा, चोरी माना जाएगा। अब चोरी के लिए 5 चीजें जरूरी हैं, चोरी के लिए 5 चीजें जरूरी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। चोरी के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है, चल संपत्ति यानी कि जंगम संपत्ति होना जरूरी है। चोरी किस चीज की होगी, जिसको साथ ले जाया जा सके, और जो साथ जा सकती है संपत्ति उसी को चल संपत्ति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, चल संपत्ति। जिसको ले जाया जा सके, जो जंगम संपत्ति हो, उसी को कहते हैं चल संपत्ति। तो सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, चल संपत्ति होना चाहिए। दूसरी बात है, वो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार में होनी चाहिए, वो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार में होनी चाहिए। यानी कि आप सपोज करो रोड पे जा रहे हो, और रोड पे जाते जाते आपको कोई क्या मिल जाता है, आपको एक टीन मिल जाता है तेल से भरा हुआ, और वो पड़ा हुआ है, कोई उसको उठा ही नहीं रहा, ना उसकी कोई मांग कर रहा है। तो यदि आप उसको वहां से उठा लेते हैं तो आपने चोरी नहीं की है, आपने चोरी नहीं की है, तो वो किसी के अधिकार में नहीं थी। तो पहली बात तो क्या कि चल संपत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात है किसी ना किसी के अधिकार में होनी चाहिए। तीसरी बात, आप उसको बेईमानी से ग्रहण कर रहे हैं, आप उसको बेईमानी से ग्रहण कर रहे हैं, बेईमानी से ले रहे हैं, हटा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये तीसरी बात है। और चौथी बात है बिना उसकी अनुमति के, उसकी अनुमति ना ली हो आपने कि भाई मैं तेरा सामान ले जाऊं। देखो आप उसको ले जाना चाहते हैं, ठीक है, आपका मन है, आप उस वस्तु को ले जाना चाहते हो, और तो आपने कहा कि राम भाई मैं इसको ले जाऊं, तो मैंने कहा हाँ भाई ले जाओ। तो यदि वो ले जाता है तो अनुमति होगी, तो चोरी नहीं मानी जाएगी। और 5वां पॉइंट है बिना उसकी सहमति के, बिना उसकी सहमति के। अनुमति और सहमति में थोड़ा सा ही अंतर है, पर अंतर है। तो आपको ये 5 चीजें याद रखनी है, चल संपत्ति होनी चाहिए, दूसरे कब्जे में होनी चाहिए, तीसरा बेईमानी से आपने वो चीज ली हो, चौथी चीज है उसकी बिना अनुमति के लिए हो, और 5वीं बात है बिना उसकी सहमति के लिए हो, तो वो काम चोरी माना जाएगा। और चोरी की परिभाषा धारा 378 में वर्णित है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देता हूं। चोरी सिंपली आपको तो पता ही होगा, कोई सामान उठाया जो इन 5 चीजों से रिलेटेड है, कोई सामान उठाया लेके चल दिया, ठीक है। पर आपको थोड़ी सी चीजें समझाता हूं। यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम ए है, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम बी है। एक व्यक्ति ए है जिसका नाम ए है, और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम बी है, और बी के पास एक बैल है। बैल है बड़ा सुंदर, भारतीय देसी नस्ल का, ऊंची ढांट है, सुंदर लंबा चौड़ा हष्टपुष्ट शरीर है, और ये ए को पसंद आ गया, ए को पसंद ये आ गया। और ए के पास इतना पैसा नहीं है, समझाने के लिए, ए के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इस बैल को खरीद पाऊं। सपोज करो 1 लाख रुपए का बैल है, और ए 1 लाख रुपए देना नहीं चाहता इसके लिए, तो और उसको लेना जरूर चाहता है। ए को पसंद आ गया है बी का बैल, बैल बी के कब्जे में है, बैल बी के कब्जे में है, और ए क्या काम करना चाहता है, इस बैल को लेना चाहता है। पर कैसे लेना चाहता है, बेईमानी से लेना चाहता है, बेईमानी से लेना चाहता है। तो बेईमानी से ले जाने का आशय क्या, बेईमानी से कैसे ले जाएगा, चोरी करके ले जाएगा। तो क्या काम करता है, बेईमानी से ले जाने के आशय से इस बैल को चारा डालता है। सपोज करो बैल घर के बाहर बंधा हुआ है, या घर के बाहर खड़ा हुआ है उसका बैल, और बी वहां पे है नहीं, तो ना बी की अनुमति ली, ना बी की सहमति ली, और बेईमानी से उसका मन है कि इसको ले जाऊं। उसके मन में क्या चीज है, उसका आशय है, उसकी इंटेंशन है कि मैं इसको ले जाऊं। तो क्या काम करता है, ए इस बैल को चारा डालता है, घास डालता है, ऐसे थोड़ा घास डाला, उसको टेस्टी लगा, उसने खाया, और उसके बाद अब देखो उसने चारा डाल दिया, तो क्या यहां तक चोरी मानी जाएगी? जब तक चारा डाल दिया, चारा खा लिया, तो अभी चोरी नहीं मानी जाएगी। पर जैसे ही उस चारे के लालच में उस आदमी के पीछे, यानी कि इस ए के पीछे वो बैल चल पड़ेगा,
वो बैल चल पड़ेगा, जैसे ही चलना शुरू करता है तो ये कृत्य चोरी में तब्दील हो जाएगा, ये चोरी मानी जाएगी। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अब दूसरी बात देखो, ये बात बताता हूं, मैंने बोला था जंगम संपत्ति चल संपत्ति है ना, यानी कि चोरी के लिए चल संपत्ति होना चाहिए, पर यहां पे चल संपत्ति का आशय केवल चल संपत्ति से नहीं है। सामान्यतः हम समझते हैं कि मोटर, गाड़ी, साइकिल, कार, ये सब चीजें, आपके पशु, ये सब चीजें आपकी चल संपत्ति में आती हैं, ठीक है, रुपया पैसा ये चल संपत्ति में आती है। पर आपका मकान, आपका दुकान, आपका कोई पेड़ लगा हुआ है, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो ये अचल संपत्ति में आती है। पर कुछ अचल संपत्ति भी ऐसी हैं जो चल संपत्ति में तब्दील हो सकती हैं। देखो कैसे, कोई व्यक्ति है, वो बी के खेत में एक पेड़ खड़ा हुआ है, एक बहुत बढ़िया विशाल पेड़ खड़ा हुआ है, और उसको किसी भी आशय से, पेड़ को काटने के आशय से या जमीन को कब्जाने, अन्य कारण हो सकता है, मतलब कुल मिला के उस पेड़ पे उसकी निगाह पड़ गई। एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बी है, और बी के खेत में एक पेड़ खड़ा हुआ है। वो पेड़ खड़ा हुआ है, खड़े होने का मतलब स्थित है, यानी कि वो भी अचल संपत्ति है। और चोरी कभी भी अचल संपत्ति पर लागू नहीं होती है, चोरी कभी भी अचल संपत्ति पर लागू नहीं होती है, ध्यान रखना, उसके लिए चल संपत्ति का होना अनिवार्य है। पर क्या काम करता है, ए क्या काम करता है, बी, अब देखो बी के खेत में खड़ा है, यानी कि बी के अधिकार में है, और बी की बिना अनुमति के काट रहा है और बेईमानी से उसको काट रहा है। तो ये ए क्या काम करता है, इस पेड़ को काटना शुरू कर देता है आरी से। तो जब तक ये पेड़ खड़ा हुआ है, जब तक ये पेड़ खड़ा हुआ है और इस पे आरी चल रही है, तब तक कोई अपराध नहीं माना जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, तब तक कोई अपराध नहीं माना जाएगा। और जैसे ही पेड़ कट के नीचे गिर जाता है, जैसे ही पेड़ कट के नीचे गिर जाता है, आपको पता लग जाएगा कि वो पहले भी बी के अधिकार में था और वो अब भी कटने के बाद भी बी के अधिकार में है, उसी के कब्जे की संपत्ति है। पर वो जब पहले खड़ा था तो वो अचल संपत्ति थी, उसको कहीं ले जाया जा नहीं सकता था। पर जैसे ही वो कट गया तो किस में आ गया, चल संपत्ति में आ गया, क्योंकि उस पेड़ को ले जाया जा सकता है। तो यहां पर ए चोरी का अपराध करता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है चोरी आपको पता लग गया होगा कि चोरी किसको कहते हैं। क्लियर। उसके बाद धारा 389 से लेकर धारा 382 तक, सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन 382 तक चोरी के लिए दंड है। चोरी के लिए दंड, कोई चोरी करता है तो क्या उसको सजा मिलेगी, तो 4 धाराएं हैं और चारों की चारों आपको समझनी जरूरी है। सामान्यतः कोई चोरी करता है, कोई सामान उठाया चल दिया कहीं से भी, एक सामान्य सी बात है। धारा 300, आप देखो धारा 378 में चोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और चोरी के लिए दंड सामान्यतः पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा धारा 389। यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको 5 वर्ष का दंड मिलेगा। एक सेकंड आप एक सेकंड रुकिए, ये 5 नहीं, ये 3 है। ये मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। हाँ, ये 3 वर्ष है, सॉरी ये जल्दबाजी में लिखा गया, मैं क्षमा चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो उसको 3 वर्ष का दंड मिलेगा, उसको 3 वर्ष का दंड मिलेगा। अब इसमें चोरी कहां से करी है, यह बात आगे के सेक्शंस में अप्लाई होती है। देखो अब धारा 380 क्या कहती है, धारा 380 कहती है घर में घुसकर चोरी। यदि कोई व्यक्ति घर में घुसकर चोरी करता है तो उसके लिए 7 वर्ष का दंड का प्रावधान आईपीसी की धारा 380 कर रही है। ध्यान से रखना है, घर में घुसकर चोरी करता है 7 वर्ष का दंड मिलेगा। अब क्या कह रही है धारा 380 के निवास गृह आदि में चोरी, यानी कि यही बात है, अन्य नाम ये घर में घुसकर चोरी। तो घर में घुसकर चोरी केवल मकान में चोरी नहीं, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर कोई मनुष्य रहता है या ऐसे कोई स्थान जिनको मनुष्य निवास करने के लिए प्रयोग करता है। खाली हम कमरों में मकानों में नहीं रहते हैं, कुछ लोग तंबू में भी रहते हैं, कुछ लोग जलयान में भी रहते हैं, कुछ लोग रेल के डब्बों में भी रहते हैं, कुछ लोग टीन के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उनमें भी रहते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह लोग मजदूर रहते हैं। तो कोई भी वो स्थान जहां पर कोई मनुष्य रहता है, निवास करता है, वो माना जाएगा कि वह घर है, वो घर है, वहां पे रह रहा है। और इस तरह कोई भी तंबू है, कोई भी मकान है, कोई भी जलियान है, जहां पर कोई मनुष्य निवास कर रहा है, निवास करने के लिए प्रयोग करता है, और उस निवास स्थल को संपत्ति की रक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उस निवास स्थल को देखो, घर में हमारा सामान रहता है, 4 दीवारी क्यों करते हैं हम, 4 दीवारी इसलिए कर रहे हैं कि हमारे घर में जो संपत्ति है उसकी रक्षा होती रहे। तो कोई भी निवास स्थान है जो संपत्ति के
रक्षा के लिए प्रयोग किया जा रहा है और उसमें घुसकर यदि कोई चोरी करता है तो उसको 7 वर्ष का दंड आईपीसी की धारा दे रही है। यह बात आपको समझनी जरूरी है। अब उसके बाद धारा 381, सेवक या लिपिक द्वारा चोरी। यदि किसी मालिक का कोई नौकर है या कोई बाबू है, कोई लिपिक है, कोई मुंशी है, देखो सेवक नौकर चाकर घर में भी हो सकते हैं, दुकान पे भी हो सकते हैं, लिपिक, मुंशी, बाबू जो लेखा जोखा का हिसाब रखता है, वो चोरी करता है, वो सामान हटाता है, तो ये आईपीसी की धारा 381 के अंतर्गत एक अपराध है। यदि सेवक चोरी करता है मालिक के कब्जे की कोई वस्तु या लिपिक कोई चोरी करता है मालिक के कब्जे की कोई वस्तु, तो उसको 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान धारा 381 कर रही है। और धारा 382 क्या कह रही है कि चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध के पश्चात चोरी। ये बात आपको थोड़ा यहां समझ नहीं आई होगी, ये एज इट इज धारा है। चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध के पश्चात चोरी। मानो यहां पे लिख दिया मैंने चोरी। अब इसके 3 चीजें हो सकती हैं। कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए, कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करके भागने के लिए। या तो सबसे पहली बात है चोरी करने के लिए, दूसरा पॉइंट है चोरी कर ली भाग जाने के लिए, या तीसरी बात है चोरी की गई संपत्ति को ले जाने के लिए। ये 3 पॉइंट आए। कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए या चोरी करके भागने के लिए या चोरी की गई संपत्ति को ले जाने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहति या अवरोध का भय दिखाता है, या क्या करता है, भय दिखाता है। यानी कि इन तीनों कामों करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी संपत्ति वो ले जा रहा है उसको मृत्यु का, मैं मार दूंगा, मेरे को जाने दो, मेरे को चोरी करने दो, ठीक है, मैं मार दूंगा, बता रहा हूं मैं गोली मार दूंगा, ऐसे कुछ करता है। या तुम पीछे हट जाओ, मैं ये सिर में मार दूंगा तुम्हारे, मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, डंडा मार दूंगा, मैं, मुझे जाने दो, ऐसे कुछ करता है। या करता है या क्या कर देता है कि मैं तुम्हें कमरे बंद कर दूंगा सारों को, फिर तुम्हें कोई खोल नहीं पाएगा, इस तरह से करता है। यानी कि इन तीनों चीजों का भय दिखाता है या इन तीनों चीजों को करने की तैयारी करता है चोरी के इन तीनों पॉइंट के लिए, तो आईपीसी की धारा 382 उसको 10 वर्ष का दंड का प्रावधान करती है। आपको चीज समझ में आ गई होगी। चोरी को इन धाराओं में विस्तृत किया गया है, धारा 378 से लेकर धारा 382 तक। उम्मीद है आपको चोरी के बारे में सब बातें समझ में आ गई होंगी। और अब हम बात करते हैं धारा 383 के बारे में। धारा 383 बात करती है उद्दापन की। अब आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, पर इसको सामान्यतः शब्द बोला जाता है रंगदारी, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटोर्शन। इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटोर्शन। देखो मैंने आपको अभी धारा 364A पढ़ाई जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान कर रही है। क्या चीज है, फिरौती के लिए व्यपहरण, यानी कि किसी व्यक्ति को उठा ले जाते हैं, व्यपहरण कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं। इन दोनों चीजों को आपने पिछली वीडियोज में समझा। और उसको छोड़ने के लिए क्या करते हैं, फिरौती मांगते हैं कि या तो हमारे पास पैसे पहुंचा दो, हम इसको छोड़ देंगे, या फिर हम इसकी मृत्यु कर देंगे, या इसका कोई अंग भंग कर देंगे, उपहति कर देंगे, और पैसा मांगते हैं। इसको बोलते हैं फिरौती। ये अलग चीज है। पर 383 में उद्दापन यानी एक्सटोर्शन, रंगदारी के बारे में बात हो रही है। यानी कि उठा के ले नहीं गए हैं, फोन किया कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरे घर शाम तक 10 करोड़ रुपए पहुंच जाने चाहिए, ऐसा कुछ करता है। या आपने सिंघम मूवी देखी होगी, सिंघम में जो उसका विलन है, वो जो प्रकाश मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो सिंघम में विलन है, शुरुआत में क्या काम करता है, अपने गुंडे को भेजता है और जहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा जहां पे खेल रहा होता है, वहां पे चला जाता है और फोन करके कहता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान सलामत चाहिए तो मेरे पास इतने करोड़ रुपए शाम तक भेज दो और इतनी प्रॉपर्टी मेरे पास भेज दो, तो तुम्हारा बच्चा बच जाएगा, नहीं तो जैसा उस पहले वाले बिजनेसमैन के बच्चे का हाल हुआ था ऐसा होगा। यानी कि अपहरण नहीं किया है, वो डरा रहा है। क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को डराकर धमकाकर, यानी कि उसको धमकी देकर उसकी चल या अचल संपत्ति की मांग करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को डराकर धमकाकर चल या अचल संपत्ति की मांग करता है, धमकी देता है, तो इसको कहेंगे उद्दापन और इसको कहेंगे रंगदारी। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटोर्शन। तो ये धारा 383 के अंतर्गत एक अपराध है और इसके दंड के बारे में मैं आपको बताता हूं। मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहीं से मिटा देता हूं, फिर ज्यादा मिटाऊंगा तो समय लगेगा। अब इसी के दंड के बारे में बात आ रही है। उद्दापन के लिए दंड,
उद्यापन के लिए दंड, उद्यापन के लिए दंड जो है वो धारा 384 से लेकर धारा 389 तक वर्णित है, पर आपको केवल धारा 384 ही पढ़ना है, ये ही ध्यान आपको रखना है। धारा 384 में यदि कोई किसी से रंगदारी मांगता है, उद्यापन करता है, तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास ये प्रावधान करिए आईपीसी की धारा 384। आपको इन सब चीजें समझ में आई होंगी, क्या होती है चोरी, क्या होती है उद्यापन, क्या होता है एक्सटोर्शन, ये चीजें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भर भर के कमेंट कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।